चलिए बेटा, है ना, पिछले लेक्चर में हम लोग कलर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट हम लोगों ने जो कलर के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि कहां पर कैसा क्या कलर आ सकता है, जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी किए थे इस टाइप के, ठीक है ना। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम लोग डीडी ट्रांजिशन से रिलेटेड बातें कर रहे थे। मैंने बोला था कलर के बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। अभी देखिए अगला पॉइंट, NiCN4 2- है ना, निकल का साइनाइडो कॉम्प्लेक्स है, इस कलरलेस आपको दे रखा है, इट इज कलरलेस, है ना, NiCN4 इज कलरलेस। अब आप देखिए NiCN4 में जब आप निकल का कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा बेटा, D8, है ना, और D1 से D9 जनरली क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, है ना। दूसरी बात, वैसे तो निकल यहां पर क्या है बेटा, पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। मैंने आपको बोला था वैसे तो D1 से D9 कलर्ड होते हैं, बट उसमें भी एक और बात आती है कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, वो भी देख सकते हैं। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट फिर भी इट शुड हैव बीन कलर्ड एज इट इज हैविंग D1 to D9 इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन शो DD ट्रांजिशन। बट आगे पॉइंट पढ़े, इसका रीजन पढ़े एक्चुअल, कलरलेस ड्यू टू हाई स्प्लिटिंग एनर्जी। आप याद करो इस कॉम्प्लेक्स का जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, DsP2, और DsP2 कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर का जो स्प्लिटिंग होता है वो बहुत ज्यादा होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी। याद करो स्पॉट वाला केस, है ना, SP स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, क्या इसमें स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होती है? यस, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो क्या DD ट्रांजिशन शो कर पाना इसके लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा? हो सकता है पॉसिबल, बट उसको पॉसिबल करने के लिए इसको एनर्जी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, है ना। तो हाई स्प्लिटिंग एनर्जी, वो एनर्जी कौन सी होगी, एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी। जनरली फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स द एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए तो लैम्डा सबसे कम होगा, और लैम्डा सबसे कम मतलब वो कहां चला जाएगा बेटा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। कहां चला जाएगा? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। और अल्ट्रा वायलेट रीजन हम लोग जानते हैं, हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, है ना। तो इसका अगर कलर होता भी होगा तो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते ड्यू टू वेरी लो वेवलेंथ या वेरी हाई स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। चलिए, कॉम्प्लेक्स बिकम्स कलरलेस इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड। क्या बोला? कॉम्प्लेक्स बिकम्स कलरलेस इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड। रीजन समझिएगा, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, प्रीवियस इससे पहले जो पॉइंट हमने पढ़े थे उसमें मैंने आपको ये बोला था कि DD ट्रांजिशन के लिए एक तो D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, दूसरी बात लिगेंड होना चाहिए, क्योंकि DD ट्रांजिशन किसकी प्रेजेंस में होगा, लिगेंड। लिगेंड आएगा तभी तो वो पांचों D ऑर्बिटल T2G और EG में स्प्लिट होंगे। अगर लिगेंड ही नहीं है तो पांचों डब्बों की एनर्जी क्या हो जाएगी, बराबर, T2G नहीं बनेगा, और T2G नहीं बनेगा तो फिर DD ट्रांजिशन ही नहीं हो सकता, है ना। तो ये वही पॉइंट है कि इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड DD ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, और DD ट्रांजिशन ही नहीं होगा तो फिर कलर कहां से आएगा? उसके लिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं, नोट करिएगा इन एग्जाम्पल को, इंपॉर्टेंट है बेटा। कलर के लिए मैंने बोला है ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पहला एग्जांपल जो देखा था कलर में, टाइटेनियम +3 का एक्वा कॉम्प्लेक्स, वायलेट कलर वाला, है ना, वही है। अब सुनना मेरी बात, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूं आपको। एग्जाम में कॉम्प्लेक्स आया, पहला क्वेश्चन जो पूछेगा, और मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन भी यही होता है, ठीक है, कि इज द कॉम्प्लेक्स कलर्ड और कलरलेस, पहला ये क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम, है ना। अच्छा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज कलर्ड, या विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन, बात एक ही है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट टाइटेनियम का यहां पर है +3, तो इसमें मेटल का कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, क्या आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से 3D1। क्या ये D1 से D9 में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, तो D1 से D9 जनरली क्या होते हैं, कलर्ड। उसमें भी अगर दो ऑप्शन ऐसे आ जाए तो मैंने बोला था अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं वो चेक कर लेना, क्या D1 में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा? यस, तो D1 से D9 भी है, साथ ही साथ अनपेड भी है, मतलब कलर दिखाएगा साथ में, क्या लिगेंड है या नहीं है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इसका DD ट्रांजिशन हो जाएगा, DD ट्रांजिशन हो जाएगा तो ये कलर दिखाएगा, बट कलर कौन सा दिखाएगा ये याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो लैम्डा पे डिपेंड करेगा। तो इसका कलर हम लोग जानते हैं, कौन सा कलर होता था, वायलेट कलर होता था। कौन सा कलर होता था? वायलेट। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ये वायलेट कलर कौन सा है, एब्जॉर्ब्ड वाला या एमिटेड वाला? एमिटेड वाला, जो दिखेगा अपने को वो वायलेट है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब्ड कलर क्या होना चाहिए इसका, कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री। वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है येलो ग्रीन। कौन होता है? येलो ग्रीन। सुनना मेरी बात ध्यान से, कौन होता है? येलो ग्रीन। बट इसमें एक्सेप्शन है, मैंने बोलता वैसे तो इनफाइनाइट कलर होते हैं ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री व्हील भी हमेशा ट्रू नहीं होता। वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? येलो ग्रीन। बट ध्यान रखना इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, या जो इसका ये तो एमिटेड कलर है, इसका एब्जॉर्ब्ड कलर होता है बेटा ब्लू ग्रीन। कौन सा होता है एब्जॉर्ब्ड कलर? ब्लू ग्रीन। एनसीईआरटी आप उठाओगे, एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। कलर नाम का टॉपिक आएगा, कलर नाम का टॉपिक आएगा, एग्जैक्ट आर्टिकल 9.5 ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं है, बट आपको कलर वाला हेडिंग मिल जाएगा। उसमें एक टेबल दे रखा है जिसमें 3, 4, 5 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, उनका एब्जॉर्ब्ड और उनका एमिटेड कलर दे रखा है, उसको पढ़ लेना, उसको पढ़ लेना। तो उसमें आपको दिखेगा TiH2O6
कलर दिखाता कौन सा, वॉयलेट, एब्जॉर्ब कौन सा करना था, येलो ग्रीन, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील के हिसाब से, लेकिन एक्सेप्शन है, याद रखें, ब्लू ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा, है ना। चलिए ये तो बात हो गई, कलर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, दिखाएगा, कौन सा एब्जॉर्ब कौन सा इमिटेड, ये सब बात हो गई। हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड। आपने इस टाइटेनियम H2O6Cl3 को गर्म कर दिया, चूल्हे पे बैठा दिया, गर्मा गर्म, है ना, गर्म लगा तो क्या हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना इवेपोरेट वाटर, हाँ, तो वाटर इवेपोरेट हो गया। क्यों इवेपोरेट हो गया, अब सुनना मेरी बात। टाइटेनियम और क्लोरीन को देखना, टाइटेनियम या सेंट्रल मेटल है, क्लोरीन जो है वो बाहर है, तो इस टाइटेनियम और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। ये बाहर वाला आयनाइजेशन स्फीयर होता है, और अंदर वाले का क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड टाइप। तो जनरली जो आयनिक बॉन्ड होता है थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो बाद में टूटेगा, और ये वाटर वाला है, वाटर वैसे भी इवेपोरेट हो जाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड भी जनरली थोड़ा सा वीक है, तो ये टूट जाएगा। वाटर पहले उड़ गया, तो जैसे ही यहां पर कंडीशन आई, ये 6H2O यहां से इवेपोरेट हो गया, गर्म करते करते इवेपोरेट हो गया, तो बचा कौन, TiCl3। इसमें से एक बात बताओ, टाइटेनियम H2O6Cl3 में लिगेंड कौन था, क्लोरिडो लिगेंड था, या क्लोराइड आयन लिगेंड था, या वाटर लिगेंड था, वाटर लिगेंड था। जब आपने गर्म करा, वाटर ही उड़ गया, लिगेंड ही उड़ गया, लिगेंड उड़ गया। अभी भी यहां TiCl3 में टाइटेनियम कौन सी स्टेट में है बेटा, +3। टाइटेनियम +3 का मतलब है D1 होगा, D1 है, D1 से D9 है, कलर्ड होना चाहिए था, पर ये तो कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर कलर किसकी वजह से आ रहा था, DD ट्रांजिशन, और DD ट्रांजिशन किसकी प्रेजेंस में होता है, लिगेंड, वाटर लिगेंड। तो यहां तो लिगेंड ही नहीं है, कोई DD ट्रांजिशन नहीं, और DD ट्रांजिशन नहीं, तो जनरली कॉम्प्लेक्स इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड क्या हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। आगे बात समझ में। चलिए सेकंड ऐसी तरह का एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखें। एनहाइड्रस CuSO4, कॉपर सल्फेट का एनहाइड्रस फॉर्म जो होता है ना, इट इज कलरलेस, whereas the hydrated copper sulfate is blue in color। समझे, कंडीशन समझे, ये पढ़ चुके अपन हीटिंग इफेक्ट ऑफ सल्फेट्स में। CuSO4.5H2 याद आ रहा है, ब्लू विट्रियोल है ना, ब्लू विट्रियोल में याद करो, इसका जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, एक्चुअल तरीका होता है, वो ये होता है CuH2O4, ध्यान सुनना, CuH2O4 SO4.H2। ये एक्चुअल में नॉर्मल कंपाउंड नहीं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इसमें कॉपर का टेट्रा एक्वा कॉम्प्लेक्स है, 5 में से 4 वाटर कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। इसका आयनाइजेशन स्फीयर सल्फेट, और इस वाटर, ये जो एक वाटर है ना, ये इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा, इसका स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, याद रखना। तो हुआ क्या कि इसमें आप देखो, कॉपर का पहले कॉन्फिगरेशन निकालो, कलर के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, कॉपर का कॉन्फिगरेशन निकालो। कॉपर पे यहां स्टेट कितना आएगा बेटा, +2। कॉपर +2 का कॉन्फिगरेशन कितना बनता है, 3D9, है ना। क्या ये D1 से D9 में है, यस। D1 से D9 में क्या इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है साथ ही साथ, यस, मतलब ये कलर तो दिखा सकता है। अब कलर दिखाएगा तो कौन सा कलर दिखाएगा, वो अपने को याद रखना पड़ेगा। और इसका कलर कौन सा होता है बेटा, ब्लू कलर होता है, अपन जानते हैं, ब्लू विट्रियोल बोलते ही है इसको, ब्लू कलर होता है, ठीक। अब अपन ने इसको गर्म कर दिया, याद करो, हीट करते थे तो पहले अंदर वाले वाटर उड़ जाते थे, वो जो एनाइनिक वाटर होता था वो बच जाता था, याद आ रहा है कुछ, है ना। ये 4 वाटर उड़ गए, इवेपोरेट हो गए, तो बचेगा कौन, CuSO4.H2O। और उसके बाद और फर्दर हीट करते थे तो कौन मिल जाएगा, CuSO4। ये जो लास्ट CuSO4 बचा, इसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस CuSO4। क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस CuSO4। क्या इस एनहाइड्रस CuSO4 में भी कॉपर +2 में, यस, कॉपर का कॉन्फिगरेशन यहां भी क्या है, D9, पर ये कलर नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि लिगेंड जो वाटर था वो तो यहां है ही नहीं, और इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड कॉम्प्लेक्स बिकम कलरलेस। आगे बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें एक बात और ध्यान रखना, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे कॉम्प्लेक्स का, CuH2O4 SO4 का, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स जब आप लिखोगे ऐसा बन जाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स ऐसा लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना, ट्राई करना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एग्जांपल बन सकता है, CuH2O4+2, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। D9 में वाटर है, याद करना, कॉपर +2 के साथ वाटर किसकी तरह काम करता है, SFL। किसकी तरह काम करता है, SFL। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालोगे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ये ठीक वैसा ही काम करेगा जैसा स्विट्जर सॉल्ट पड़ा था, CuNH3 4+2, सेम वही है, क्योंकि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वाटर कॉपर +2 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। DsP2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन का फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट। एनसीईआरटी जब रीड करोगे वहीं पर आपको जेमस्टोन भी दे रखा है एक पैराग्राफ में, ध्यान रखना, है ना। इसलिए 2 ही जेमस्टोन दे रखे, तो हम उन दोनों की ही बात करेंगे। पहला, रेड कलर ऑफ रूबी। रूबी जेमस्टोन है, जेमस्टोन तो जानते ही हैं, अंगूठी वगैरह, है ना, पहनते पत्थर वगैरह। तो रूबी जो है वो कौन से कलर का बेटा, रेड कलर। रूबी एक्चुअल में क्या है, एल्यूमिना, Al2O3 जो है ना, उसको रूबी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और जेमस्टोन है एमराल्ड। एमराल्ड का जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है वो है बेरिल।
क्या है? बेरिल। ये फॉर्मूला देखो, Be3Al2Si6O18, ठीक है, इसको बोलते हैं बेरिल। आप लोगों ने सिलिकेट्स पढ़े होंगे, सिलिकॉन्स एंड सिलिकेट्स, है ना, हम पी ब्लॉक में डिस्कस करेंगे। तो सिलिकेट्स जब पढ़ते हैं तो सिलिकेट्स के टाइप में एक सिलिकेट आता है साइक्लिक सिलिकेट। क्या आता है? साइक्लिक सिलिकेट। तो ये बेरिल और कुछ नहीं है ना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक सिलिकेट, याद रखना इसको। तो देखिए एमराल्ड जो है, एमराल्ड का कलर कौन सा है? ग्रीन। और रूबी का कलर कौन सा है? रेड। ये दो कलर याद रखने, रूबी का रेड कलर, एमराल्ड का ग्रीन कलर, ठीक है। रूबी इज एल्यूमिना बॉक्साइट, कुछ भी बोल दे, और जो एमराल्ड है वो क्या है बेटा? बेरिल। इन दोनों में कलर आने का रीजन पूछा जाता है कि क्या ये एल्यूमिना की वजह से कलर्ड है? नहीं, क्रिस्टलाइन चीजें जनरली कलरलेस होती हैं। क्या ये एमराल्ड इसकी बेरिल की वजह से कलर्ड है? नहीं है, ठीक है। इट इज कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम इंप्योरिटीज ऑफ क्रोमियम प्लस 3। इन दोनों के अंदर, इसके अंदर भी क्रोमियम प्लस 3 की स्मॉल इंप्योरिटीज है ना, कम अमाउंट है। ये मेजर कंपोनेंट है, ये माइनर कंपोनेंट है। दिस इज मेजर कंपोनेंट, दिस इज माइनर कंपोनेंट। इंप्योरिटी माइनर कंपोनेंट है। दोनों में, रूबी और एमराल्ड में, क्रोमियम प्लस 3 आयंस की इंप्योरिटी मिलती है, और उस इंप्योरिटी की वजह से ये क्या दिखाते हैं बेटा? कलर, क्योंकि क्रोमियम प्लस 3 में डी ट्रांजिशन हो पाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड पॉइंट, अभी हम लोग डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, बट आगे हमें एफ ब्लॉक पढ़ना होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, क्योंकि सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक आ रहा है, तो उसके कलर के बारे में हमने कुछ रेस्पेक्ट में कुछ बातें कर ली अभी। अगला जो पॉइंट है एफ ब्लॉक में, एक पॉइंट डिस्कस करने में आएगा, तो वो यहीं पर कलर में हम लोग निपटा दे रहे हैं। देखें, कलर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन। अभी हमने डी ट्रांजिशन की बात करी, T2GEG। ऐसे लिगैंड की प्रेजेंस में एफ ब्लॉक में भी स्प्लिटिंग होती है, और उसमें एफ से एफ में जाने के ट्रांजिशन को क्या बोलेंगे? एफ एफ ट्रांजिशन। बस इस पॉइंट को ध्यान रखें, इसका कोई ऐसा यूज नहीं है सच। और सुने अगला पॉइंट, कोई भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसमें एफ में कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, F1 F2 F3 F14 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो F⁻1 वाले मेटल आयन का जो कलर होगा वो F14 माइनस एन, मतलब एन की वैल्यू अगर 1 रखी तो यहां F1 और यहां क्या आ जाएगा? F13। यहां अगर F की वैल्यू 0 रखी तो F0 और यहां क्या आ जाएगा? F14। तो F0 F14 या F1 F13 या F2 F12 या F3 F11, इनके कलर्स है ना, Fn और F14 माइनस एन वाले जो आयंस होते हैं उनके कलर, उनकी जो कलर है वो जनरली आपको क्या मिलेगा? सेम कलर ऑफ Fn कॉन्फिगरेशन इज जनरली सिमिलर टू F14 माइनस एन कॉन्फिगरेशन। ध्यान रखें इस पॉइंट को। चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आ रहे बेटा, कलर के। पहला पार्ट जो हमने पढ़ा दैट वाज डी ट्रांजिशन। मैंने बोला जनरली ये क्वेश्चन जो आता है वो कौन कलर्ड होगा, कौन कलरलेस होगा, वो कैसे पहचानना है? D1 से D9 है तो कलर्ड है जनरली, D0 D10 है कलरलेस है जनरली, ठीक है, वो हमने देख लिया। अब D0 D10 वाले जो कलरलेस होते हैं, वहां पर जो हमने पढ़ा कलरलेस है, उनमें मैंने बोला था जनरली कलरलेस होते हैं। तो D0 D10 में भी कई बार कलर देखा गया है, और उनमें कलर आने के लिए जो मेन रीजन काम करता है वो रीजन कौन सा होता है बेटा? चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना, या चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इनको, है ना। तो ये चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। नाम से समझ में आ रहा है? चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से भी कलर आता है। कैसे भाई? इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो कुछ एब्जॉर्ब करके जाएगा ना, एनर्जी, और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा, उसकी वजह से वेवलेंथ या डेवलप होगा, और उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग क्या दिखेगा? कलर, ठीक है। चलिए देखें कुछ एग्जांपल्स है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, काम आएंगे। डी ब्लॉक कंपाउंड जब पढ़ेंगे उसमें यही एग्जांपल काम में आते हैं, यही कंपाउंड हमें पढ़ने होते हैं, तो ये बार बार यूज में आने वाले, इसलिए याद रहेंगे। लेकिन चार्ज ट्रांसफर का टाइप ए, चार्ज ट्रांसफर कई तरह के होते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्सेस में मेटल होता है, लिगैंड होता है ना। तो मेटल और लिगैंड से लिगैंड टू मेटल ट्रांसफर, या मेटल टू लिगैंड ट्रांसफर, या ऐसे कॉम्प्लेक्स है जहां पर कई सारे मेटल्स है तो मेटल टू मेटल ट्रांसफर, ऐसे कई तरह के ट्रांसफर होते हैं चार्ज ट्रांसफर में, ठीक है। तो हमारे लिए जो काम आता है मेनली वो तो चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगैंड टू मेटल है ना, लिगैंड टू मेटल, ये फर्स्ट टाइप का चार्ज ट्रांसफर है। और दूसरा एक मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हमें पढ़ना होता है, दो टाइप के, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगैंड टू मेटल, देखिए ये आ गया कॉम्प्लेक्स। ये सारे कंपाउंड डी ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ोगे उसमें यूज आएंगे, और इन्हीं के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी होती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होने चाहिए, आपको याद रखना है इनको, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है? KMnO4, नाम पता होना चाहिए। KMnO4 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैंगनेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैंगनेट, है ना। दूसरा K2Cr2O7, नाम लिख लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। और CrO2Cl2, दिस इज नोन एज क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। ये नाम हो गए इनके। अब सुने,
किसका क्या कलर है वो शो कर रखा है, बिल्कुल याद होने चाहिए। कलर आते हैं इसके, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, एनसीईआरटी में मेंशन है। KMnO4 का कलर पर्पल, KMnO4 का कलर पर्पल, K2Cr2O7 का कलर ऑरेंज, K2Cr2O7 का कलर ऑरेंज, Na2Cr O4 का कलर येलो, और क्रोमिल क्लोराइड का कलर जो होता है वो ऑरेंज रेड होता है। ऑरेंज रेड वेपर्स बोलते हैं या रेडिश ऑरेंज वेपर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये कलर आ गए, अब रीजन पे चलते हैं। देखो बेटा इसको तोड़ो जरा, इसको तोड़ो KMnO4 को। मैं KMnO4 से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। KMnO4 को तोड़ दो, इस तरह से टूट जाएगा K प्लस MnO4 माइनस, ठीक है। K2Cr2O7 को तोड़ो, कैसे टूटेगा 2K प्लस, ठीक है। और बचा हुआ जो आयन है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 माइनस, ये ऐसे टूटेगा, ठीक है। ये अगला वाला तोड़ो Na2 2Na प्लस, और इधर आ गया CrO4 2 माइनस, और CrO2 Cl2 कोवेलेंट है, नहीं टूटेगा, ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, इसको तो भूल जाओ, ये तो कैटायन से सिंगल है, ये पॉलीएटॉमिक है। चेक करो, सेंट्रल मेटल मैंगनीज, उसके साथ में सराउंडिंग में कितने स्पीशीज आ रहे हैं 4, कितने स्पीशीज आ रहे हैं 4, कितने स्पीशीज आ रहे हैं 4, क्रोमियम में 2 और ऑक्सीजन है 7। इसका स्ट्रक्चर Cl2O7 के रिस्पेक्ट में बनता है। कैसा बनता है Cl2O7, तो कैसे बनेगा, एक ऑक्सीजन, 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम के बीच में एक ऑक्सीजन आएगा, इस क्रोमियम से 3 ऑक्सीजन और इस क्रोमियम से 3 ऑक्सीजन। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एक मेटल के आसपास 4 लिगेंड्स हैं, 4 स्पीशीज है। इसमें भी एक क्रोमियम के आसपास 4 स्पीशीज होंगे, एक ब्रिज वाला और 3 अलग से, है ना ऐसा। इसमें एक क्रोमियम के आसपास 4 स्पीशीज है, एक क्रोमियम के आसपास 2 ऑक्सीजन 2 क्लोरीन, 4 स्पीशीज है। मतलब सभी में सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बन रहा है 4, क्या बन रहा है बेटा 4, ठीक है। अब सुनो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 2 ज्योमेट्री पॉसिबल है। क्या क्या ज्योमेट्री बन सकती है, या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ही ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। इन सब की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। याद रखना, इस पॉइंट को नोट कर लेना, कभी भी इनकी ज्योमेट्री पूछे टेट्राहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। तो आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह टेट्राहेड्रल से निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं MnO4 से समझा रहा हूं, देखिएगा Mn यहां आ गया O माइनस, स्ट्रक्चर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। ये O माइनस चार्ज जो है वो रेजोनेंस करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एक जगह दिखा दिया आपको। अब सुनना मेरे बात ध्यान से, चार्ज ट्रांसफर क्या है। Mn पे चार्ज देखो यहां पर क्या है, +7, +7। ध्यान से सुनना मेरी बात है ना। पोलराइजेशन थोड़ा सा दिमाग में लाना, पोलराइजेशन टाइप से समझा रहा हूं। इसमें क्या होगा कि Mn पे +7 चार्ज है, तो Mn का साइज बहुत हो गया छोटा +7 आने से, और O पे माइनस है। वैसे तो ये 4th पीरियड का एलिमेंट है मैंगनीज, और ऑक्सीजन 2nd पीरियड का एलिमेंट है, तो 4th का साइज बड़ा होना चाहिए, 2nd का साइज छोटा होना चाहिए। बट Mn पे +7 है, +7 बहुत ज्यादा चार्ज होता है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, Mn का साइज छोटा, O पे माइनस आया, O का साइज बढ़ा। तो हुआ क्या, प्लस चार्ज होने की वजह से ये Mn क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने लगेगा। क्या करेगा, Mn से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किसने किससे अट्रैक्ट किया, ऑक्सीजन ने मैंगनीज से करा या मैंगनीज ने ऑक्सीजन से करा, मैंगनीज ने ऑक्सीजन से करा। मैंगनीज यहां पर क्या है, मेटल, क्या है, मेटल। ऑक्सीजन यहां पर क्या है, लिगेंड या फिर एनायन, ठीक है ना। तो हुआ क्या, लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर हुआ, लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर हुआ। ये फर्स्ट फिनोमिना हुआ, फर्स्ट प्रोसेस हुआ। अब Mn ने जब इलेक्ट्रॉन खींचे तो Mn का पॉजिटिव चार्ज कम होगा। सोचो, +7 से +6 4 5 3 2 1, तो Mn का साइज जो छोटा था वो वापस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, साइज बढ़ जाएगा। और ऑक्सीजन का चार्ज इधर चला गया तो ऑक्सीजन का साइज छोटा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि ये इसका पॉजिटिव चार्ज कम होने से इसका Z इफेक्टिव कम होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन वापस से ऑक्सीजन खींच लेगा। बोले क्या कर रहा है बे, मेरे इलेक्ट्रॉन तूने खींचे। Mn को बोला, किसने बोला, ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन ने बोला Mn को, ओए मेरे इलेक्ट्रॉन खींच के कहां ले गया, ला वापस दे। तो ऑक्सीजन को वापस देने पड़े इसको इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन वापस दिए तो ये सेकंड प्रोसेस हो गया, बट ये काउंट नहीं करेंगे, है ना। काउंट होगा फर्स्ट प्रोसेस, जहां से स्टार्ट हुआ वो काउंट होगा। इलेक्ट्रॉन वापस गए, ठीक है। फिर जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ेगी, इस पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम होगी, इस पे फिर प्लस आएगा, फिर ये खींचेगा, फिर ये खींचेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चढ़ता रहेगा। और इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर। और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो एनर्जी का कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन एमिशन होगा, जिसकी वजह से कलर दिखता है। अगर वो विजिबल रीजन का एमिशन एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कलर दिखेगा। और उस वजह से KMnO4 का कलर क्या दिखता, पर्पल। क्या दिखता, पर्पल। क्या दिखता, पर्पल, ठीक है ना। इन सब के कलर जो है क्या क्या होंगे वो बता दिए। सभी में इस तरह का चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना होता है। और इन सब में कौन सा चार्ज ट्रांसफर है बेटा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब एक खास बात सुनना, खास बात सुनना, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितना है बेटा, +7।
इसमें क्रोमियम का स्टेट निकालो +6, इसमें क्रोमियम का स्टेट निकालो +6, इसमें क्रोमियम का स्टेट निकालो +6। ठीक है, मैंने बोला डी ब्लॉक एलिमेंट जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको मैंगनीज और क्रोमियम के कंपाउंड पढ़ने होंगे। किसके कंपाउंड पढ़ने होंगे? मैंगनीज और क्रोमियम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डी ब्लॉक में 2 ही कंपाउंड्स है, मैंगनीज क्रोमियम, जिनके बार बार हमें प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है। +7 +6, ध्यान से सुनना, Mn पे अगर +7 आ गया या क्रोमियम पे अगर +6 आ गया, 2 तरीके समझ सकते हो। क्या Mn का +7 इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? यस। क्या होता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है ना। तो Mn अपने मैक्सिमम पे दिख जाए, या क्रोमियम +6 भी क्रोमियम का मैक्सिमम है, ये इनकी हाईएस्ट स्टेट होती है बेटा, है ना। तो Mn और क्रोमियम जब जब अपनी हाईएस्ट स्टेट पे होंगे, किस पे होंगे? हाईएस्ट स्टेट पे। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहां पर जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा D0। निकाल लो, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे क्या आएगा? 3D0 या D0, है ना, D0। कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लेना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो Mn और क्रोमियम या तो अपने हाईएस्ट स्टेट पे हो, या फिर ऐसे याद रख लो कि जब Mn और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? D0। इन सभी में Mn और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन D0 है, और D0 D10 कलर्ड होने चाहिए थे या कलरलेस? तो कलरलेस होने चाहिए थे। ठीक है, अब मैं एक बार इसको इरेज कर दे रहा हूं, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, ताकि जो पॉइंट है वो समझा सकूं। ठीक है, देखिए ये आ गया। इन सभी में है ना, मेटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D0। ठीक है, सब में मेटल का कॉन्फ़िगरेशन आएगा D0। Mn +7, क्रोमियम +6, क्रोमियम +6, क्रोमियम +6, D0 कॉन्फ़िगरेशन। अब आप लिखेंगे ना, मैं स्टेटमेंट बोलते जा रहा हूं, आप इसके आगे लिखेंगे D0 configuration containing compounds must be colorless, but still these compounds are showing color. The reason is charge transfer phenomena. The reason is charge transfer phenomena, है ना। D0 वाले या D10 वाले जनरली कलरलेस होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें DD ट्रांजिशन नहीं होता। तो इनमें DD ट्रांजिशन नहीं है, बट इनमें कलर आने का रीजन क्या है? चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना। तो ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन आ जाए कभी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कलर्ड। क्या क्वेश्चन आ जाए? कलर्ड। जो हमने सबसे पहले कलर कौन होगा नहीं होगा उस पर बात करी थी। तो वैसे तो D1 से D9 वाले कलर और D0 D10 वाले कलरलेस, लेकिन अगर इनमें से कोई D0 वाला दिख गया वो कलरलेस नहीं होगा, उनका कलर होता है। क्यों होता है? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना। आगे बेटा समझ में, सबका ज्योमेट्री मैंने बोला टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। अब देखो ये, अब जो एग्जांपल बता रहा हूं इसको ध्यान से देखना। FeH2O5 NO SO4, दिस इज नथिंग बट ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसका ब्राउन कलर होता है, ब्राउन रिंग इसीलिए बोलते हैं ब्राउन रिंग कलर। और ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, क्या है ये? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। कौन से कलर का? पर्पल वायलेट कलर देता है, ठीक है ना। ये आ गया इसका कलर। अब सुने, इन दोनों में आप Fe की स्टेट निकालो। यहां Fe कौन सा स्टेट पे बेटा? +1, ठीक है। और यहां Fe कौन सी स्टेट में बेटा? +2। Fe +1 या +2, D0 तो नहीं होगा ना D10 होगा। तो D0 D10 नहीं है, तो इसका मतलब है ये D1 से D9 होगा, और D1 से D9 है तो क्या होना चाहिए? DD ट्रांजिशन। कलर है इनमें, और कलर का रीजन क्या आना चाहिए? DD ट्रांजिशन। बट ध्यान रखना, कैन शो DD ट्रांजिशन, ये DD ट्रांजिशन दिखा सकते हैं, बट इनमें कलर का रीजन DD ट्रांजिशन नहीं है, इसमें चार्ज ट्रांसफर है। कलर का रीजन क्या रीजन है? चार्ज ट्रांसफर। ध्यान रखना, इसको याद ही रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे, चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना में सेकंड टाइप पे आ रहे हैं, मेटल टू मेटल। अभी तो लिगेंड टू मेटल पढ़ा, मेटल टू मेटल पढ़ रहे हैं। कुछ ही एग्जांपल्स है काम में आने वाले, देखें। हम लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था, ये प्रूशियन ब्लू, टर्नबुल्स ब्लू पढ़ा था, याद करो। फेरो फेरी साइनाइड, फेरी फेरो साइनाइड, कुछ याद आ रहा है? है ना, ये वही है। यहां पर ये जो 3 है ये एक्चुअल में इस आयरन का है, तो यहां आयरन +3 है, यहां आयरन +2 है, और इस वाले में आयरन, ये 2 इधर है, 2 और 3 है ना। ये कॉम्प्लेक्सेस है। अभी जब हम लास्ट में Fe+2 और Fe+3 आयंस के टेस्ट पढ़ेंगे, उसमें ये आएगा, प्रोडक्ट आएगा, तो उसी के बारे में बात है। इसमें क्या होता है, दोनों कॉम्प्लेक्स का जो कलर देखता मिलता है ना बेटा, वो डार्क ब्लू पीपीटी मिलता, ब्लूइश पीपीटी मिलता। देखो यहां ब्लू और ये भी ब्लू। एक का नाम दे दिया प्रूशियन ब्लू, एक का नाम दे दिया टर्नबुल्स ब्लू, है ना। टर्नबुल्स ब्लू, इसको हिंदी में अनुवाद करो, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। प्रूशियन ब्लू, ठीक है। ये एक्चुअल में नाम दिया, अब क्या सोच के ये नाम दिया मैं नहीं बता सकता, कलर की इंटेंसिटी के बेसिस पे कुछ दे दिया इन्होंने, ठीक है। अब देखो कलर आ गया, एक का कलर टर्नबुल्स ब्लू, एक का कलर प्रूशियन ब्लू, ठीक है। अब एक बात समझो, जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो है ना,
इनके अंदर हम लोग लास्ट में जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इनमें एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं होता, इनमें एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस बनते वक्त थोड़ा सा कलर का डिफरेंस दिखेगा, बाद में दोनों कलर एक जैसे दिखते हैं, डार्क ब्लू पीपीटी, ठीक है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो इसमें एक्चुअल में सेम होने का रीजन क्या है, ये जो Fe+3 और +2 वाले हैं ना, ये आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते रहते हैं, +2 से +3, +2 से +3 ऐसे ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो आयरन टू आयरन हो रहा है, आयरन टू आयरन मतलब मेटल टू मेटल। तो यहां कंटिन्यूअसली मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन दिया लिया दिया लिया दिया लिया, और इस ट्रांसफर की वजह से इनके अंदर कलर आएगा। तो ध्यान रखें, वैसे तो यहां पर Fe+2 Fe+3 आप देखोगे, एक जगह Fe+2 है तो D6 है, एक जगह Fe+3 है, D5 है, D1 से D9 कलर्ड होने चाहिए, किस वजह से, DD ट्रांजिशन। लेकिन यहां कलर आने का रीजन DD ट्रांजिशन नहीं है, यहां कलर आने का रीजन क्या है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू मेटल। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जहां NO थे दोनों में, ब्राउन रिंग, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, टर्न्सबुल ब्लू, प्रुशियन ब्लू, DD ट्रांजिशन दिखा सकते हैं, लेकिन इनमें रीजन ऑफ कलर DD ट्रांजिशन नहीं है, चार्ज ट्रांसफर है, ठीक है बेटा। चलिए अब तीसरा कलर आने का अगला जो रीजन हो सकता है दैट इज पोलराइजेशन, ठीक है ना। ज्यादा यूज में आने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इसमें कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो थोड़ा सा एक आइडिया हमें देंगे। देखें, अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा, रीजन समझे ना, फजांस रूल पढ़ा है, पोलराइजेशन बढ़ा है, पोलराइजेशन बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज्यादा ट्रांसफर होगी, तो एनर्जी वगैरह वो सारी बातें आ जाती हैं, ठीक है। पोलराइजेशन बढ़ने से पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग कलर बढ़ेगा, क्योंकि पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। जनरली आयनिक कंपाउंड्स कलरलेस और जनरली कोवेलेंट कंपाउंड कलर्ड होते हैं, ये एक प्रॉपर्टी आप पढ़ते हैं, ठीक है। पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग कलर बढ़ेगा, एंड एज पोलराइजेशन इंक्रीजेस इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीजेस। पोलराइजेशन बढ़ने के साथ साथ कलर डार्क होता जाता है, इंटेंसिटी बढ़ती जाती है ना। हाँ, कलर एग्जैक्टली क्या होगा ये नहीं बता सकते आप, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसका कलर क्या होगा ये याद रखना पड़ेगा जितने एग्जांपल बताए। बट अगर 4 कंपाउंड दे दिए और बोला इनमें से कौन लाइट होगा कौन डार्क होगा, तो आप पोलराइजेशन की हेल्प से बता सकते हो कि जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ेगा कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सिलेबस में यूज आने वाला एग्जांपल है, याद करो। वर्नर थ्योरी, AgCl का व्हाइट पीपीटी तो बनाया भी था, है ना, तो ये काम में आने वाला एग्जांपल है, ध्यान रखें। देखिए AgF जो है, सबसे पहले AgF ये कलरलेस होता है बेटा, ये सॉल्यूबल होता है, याद करो। सिल्वर है ना, CuAg Hg, इनके बारे में बताया था सॉल्युबिलिटी के अंदर कि इनके क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड्स क्या होते हैं, पीपीटी बनाते हैं, और इनके फ्लोराइड क्या होता है, सॉल्युबल। ये सॉल्युबल है, कलरलेस है। AgCl का पीपीटी मिलता है, कौन सा, व्हाइट पीपीटी। कौन सा पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। इसका मिलता है पेल येलो पीपीटी। क्या मिलता है बेटा, पेल येलो। पेल येलो मतलब लाइट येलो, और AgI का मिलता है बेटा डार्क येलो पीपीटी। क्या मिलता है, डार्क येलो पीपीटी, ठीक है। तो कलरलेस, व्हाइट, लाइट येलो, डार्क येलो। आप देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, पोलराइजेशन लाना माइंड में। कैटायन सेम है, एनायन जितना बड़ा पोलराइजेशन उतना ज्यादा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा डार्क कलर, इंटेंस कलर। तो ये कलरलेस से डार्क की तरफ जा रहे हैं, मतलब एज पोलराइजेशन इंक्रीजेस कलर इंटेंसिटी इंक्रीजेस। और भी एग्जांपल देखेंगे, बट इसको याद रखें बिल्कुल, है ना, ये काम में आता है बार बार। PbF2 कलरलेस, PbI2 येलो, फ्लोराइड आयोडाइड, है ना, वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो अब हम फ्लोराइड और आयोडाइड के रिस्पेक्ट में देखेंगे। फ्लोराइड कलरलेस है, जनरली फ्लोराइड्स कलरलेस होते हैं, है ना। आयोडाइड इसका भी येलो मिल रहा है, ठीक है। HgF2 कलरलेस फ्लोराइड, आयोडाइड रेड कलर। कलर क्या होगा याद रखना पड़ेगा, लेकिन लाइट है या डार्क है पोलराइजेशन से बता सकते हो। SnF4 कलरलेस, SnI4 रेड कलर। अब देखो मैक्सिमम जगह आयोडाइड्स जो हैं वो कलर्ड मिल रहे हैं, फ्लोराइड जो है वो कलरलेस मिल रहे हैं। ZnS, अब ये जिंदगी कबाड़ा हो गई, जिंदगी कबाड़ा हो गई। ZnCdHg ग्रुप 12 के सल्फाइड्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सल्फाइड्स। सल्फाइड्स के बारे में पॉइंट लिखा चुके हैं। सल्फाइड्स मैक्सिमम कलर्ड होते हैं, कुछ ही सल्फाइड्स कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये डी ब्लॉक के सल्फाइड्स है, कलर्ड है। ZnCdHg डाउन द ग्रुप गए थे, याद करो, डाउन द ग्रुप गए थे। तो यहां पर कलरलेस है, ये येलो है, ये ब्लैक कलर का मिल रहा है। इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। याद करें, हमने पॉइंट पढ़ा है ZnCdHg में डाउन द ग्रुप जाने पर En बढ़ता है। En बढ़ता है मतलब इसका पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा, पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा, ज्यादा पोलराइजेशन दिखेगा, ज्यादा पोलराइजेशन दिखेगा मतलब कलर इंटेंसिटी ज्यादा, है ना। दिस इज कलरलेस, दैट इज येलो, दैट इज ब्लैक, है ना। आगे देखें, जनरली ध्यान से देखें, जनरली 18 इलेक्ट्रॉन, है ना, कैटायन से याद करो, स्यूडो इनर्ट गैस एंड स्यूडो इनर्ट गैस +2, ठीक है। तो जनरली 18 इलेक्ट्रॉन एंड 18 + 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के सल्फाइड्स और आयोडाइड्स क्या मिलते हैं, कलर जनरली, है ना। जैसे ZnS में +2 है, तो Zn का +2 मतलब क्या हो गया बेटा, 18, ठीक है।
18 वाला जनरली क्या होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, सल्फाइड और आयोडाइड, ये इसका सल्फाइड है, बट ये कलरलेस है। तो जनरल पॉइंट है, हर जगह तो नहीं लगता, बट फिर भी जनरली आप देखोगे कि 18 इलेक्ट्रॉन कैटायन और 18+2 इलेक्ट्रॉन के कैटायंस के आयोडाइड्स और सल्फाइड्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, कलर्ड देखने को मिलेंगे, कलर से रिलेटेड पॉइंट, ठीक है ना। अब देखें कलर में एक नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कलर ऑफ हैलोजेंस। किसका कलर, हैलोजेंस का कलर। हैलोजन, कलर ऑफ हैलोजन इज ड्यू टू होमो ल्यूमो ट्रांजिशन। ये टर्म कुछ याद आ रही होगी आपको, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, कुछ याद आ रहा है, यस। एमओटी में, एमओटी हमने पढ़ा था डायटोमिक स्पीशीज के लिए, किसके लिए पढ़ा था, डायटोमिक स्पीशीज। हेलोजन का कलर इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, है ना, जब ग्रुप 17 देखोगे। F2Cl2 Br2I2 क्या सभी डायटोमिक है, यस। F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 18, क्लोरीन के 34, मतलब ये हमारे रेंज के बाहर है ना, हम तो एमओटी 1 से 20 इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ते हैं, तो आप F2 पे फोकस करें, बाकी सब में भी ऐसा ही होता है, ऐसा मान के चले। F2 की जब आप सीक्वेंस लिखोगे, सीरीज लिखोगे, तो बेटा इसमें 15 to 20 इलेक्ट्रॉन वाली सीरीज आएगी, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। उसके बाद सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, फिर पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार 2py2, लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz2। सिग्मा स्टार 2pz2 खाली है, वो एक ही डब्बा है लास्ट वाला जो खाली है, बाकी सब भरे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जब आप देखोगे तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, इसमें इलेक्ट्रॉन है, और ये जो सिग्मा स्टार 2pz है ये खाली है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, है ना, इसको होमो बोलते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। इसके नीचे भी ऑक्यूपाइड है बट हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और ये क्या हो गया इसका, ल्यूमो, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही होगा, बस शेल नंबर चेंज होते जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब आप देखो इसमें होमो ल्यूमो की जब बात करी, ठीक है, देखें ध्यान से, पहले कलर बताता हूं मैं। इसका कलर क्या आ जाएगा बेटा, लाइट येलो। कैसा कलर है, लाइट येलो, येलो कलर है, बहुत हल्का सा। इसका ग्रीनिश येलो कलर है, कैसा कलर है, ग्रीनिश येलो, थोड़ा ज्यादा येलोइश कलर आता है, डार्क आता है। रेडिश ब्राउन कलर, इसको रेड कलर भी बोलते हैं, ठीक है ना। और रेडिश ब्राउन इंटेंसिटी कलर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बीकर लिया आपने और बीकर में थोड़ा सा ब्रोमीन गैस भर दिया तो थोड़ा सा रेडिश कलर आएगा, ठीक है। और आप उसी बीकर में ब्रोमीन की इंटेंसिटी क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे तो रेड कलर धीरे धीरे डार्क हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा ना, तो इसको रेड कलर बोलते हैं। एनसीईआरटी में रेड दे रखा है, रेडिश ब्राउन ध्यान रख लें। और I2 वायलेट, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट याद आ रहा है कुछ, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, तो उसमें वायलेट कलर आता है, ये वो वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब देखें होमो ल्यूमो की मैं बात कर रहा था ना, मैं एक एक ही डब्बा बना दे रहा हूं, दिस विल बी होमो, दिस इज ल्यूमो। तो इनमें होमो ल्यूमो, ठीक है, गैप देखना, होमो ल्यूमो देखें ध्यान से, यहां पर इसके अंदर होमोल्यूमो, इसके अंदर होमोल्यूमो, इसके अंदर होमोल्यूमो, इसके अंदर होमोल्यूमो, ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है, होमो में इलेक्ट्रॉन है और उसको एनर्जी मिल जाए डीडी ट्रांजिशन की तरह, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, यहां जम किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करी, यहां जम किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करी, यहां जम किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करी, यहां जम किया। तो यहां पर होमोल्यूमो का जो गैप है वो क्या मिलेगा आपको, ज्यादा, F2 में, है ना, साइज छोटा है तो बहुत पावरफुल होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए एनर्जी ज्यादा। और जैसे से एनर्जी शेल नंबर बढ़ते हैं एनर्जी का गैप कम होता है, ठीक है, तो ये पहुंच गया आसानी से। तो यहां होमोल्यूमो का गैप ज्यादा, यहां होमोल्यूमो का गैप क्या मिल रहा है, कम, ठीक है। तो यहां ट्रांजिशन, होमोल्यूमो ट्रांजिशन थोड़ा डिफिकल्ट है, यहां होमोल्यूमो ट्रांजिशन इजी है। तो इसी ट्रांजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, होमोल्यूमो ट्रांजिशन, की इलेक्ट्रॉन होमो से उछल के ल्यूमो में जाएगा। तो जब हेलोजन का कलर्स के बारे में पूछा जाएगा तो इसका रीजन ना तो पोलराइजेशन, ना चार्ज ट्रांसफर और ना डीडी ट्रांजिशन आएगा। यहां पर जो रीजन आपको देना होता है वो क्या होता है बेटा, होमो ल्यूमो ट्रांजिशन। दिस इज द रीजन ऑफ कलर इन हैलोजेंस। चलिए बेटा, ना कलर की प्रॉपर्टीज को समझने के बाद अब अगला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज आइसोमेरिज्म। कौन सा टॉपिक देख रहे हैं बेटा, आइसोमेरिज्म, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को, टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ ली होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने आइसोमेरिज्म पढ़ लिए होते हैं। तो एक पार्ट जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वहां पर भी आप ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पढ़ते हैं, GIOI, वो यहां पर भी है। उसके अलावा वहां पर आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन के हिसाब से PCC या फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से पढ़ते हैं, यहां कुछ और पॉइंट आएंगे, बट ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट विल बी सेम। सबसे पहली बात,
आइसो मतलब सेम, मेरिज्म मतलब कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा होगा। तो अगर दो कंपाउंड्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, उनके अगर केमिकल फॉर्मूला सेम है, मॉलिकुलर फॉर्मूला वैसे बोल देते हैं, केमिकल फॉर्मूला बोल दे रहा हूं, ठीक है, उनके केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट उन दोनों केमिकल फॉर्मूला में कहीं ना कहीं या तो जो लिगेंड्स हैं उनकी पोजीशंस में डिफरेंस है, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर या आयनाइजेशन स्फीयर, जैसे लिगेंड दोनों जगह सेम है बट डब्बे के अंदर और बाहर कुछ चेंज आ गया, ठीक है, और या फिर लिंकेज भी हो सकता है, जैसे NO2 हम लोग जानते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, तो पहले नाइट्रोजन डोनर है और NO2 में ऑक्सीजन डोनर है, तो केमिकल फॉर्मूला आर सेम बट देयर आर सम डिफरेंसेस ओवरऑल इन बोथ द गिवन स्ट्रक्चर्स या कंपाउंड्स। तो ऐसे फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमेरिज्म, और इन दोनों स्पीशीज को क्या बोला जाएगा, आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमेरिज्म दो मेन कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल, पहले हम लोग स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे, इसके ऊपर बाद में आएंगे। तो आइसोमेरिज्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। Structural isomerism will be further divided into ionization, linkage, hydrate and coordination isomerism, ठीक है ना। Structural isomerism नाम से समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ डिफरेंसेस होंगे, दोनों केमिकल फॉर्मूला सेम होने के बावजूद भी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है, 3D अरेंजमेंट जो होता है, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आएगा। एंड स्टीरियो में ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल दो टाइप के आइसोमेरिज्म्स होंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से, ध्यान से देखें। अच्छा, ये जो पार्ट है इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, इसलिए क्योंकि कंपटीशन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। बोर्ड एग्जाम्स में भी आपके डेफिनेशंस पूछते हैं, तो एनसीईआरटी वगैरह में आपको प्रॉपर डेफिनेशंस मिल भी जाएंगी, है ना। देखें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्स्ट टाइप जो है, इन दिस आइसोमेरिज्म सेम केमिकल फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट या स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, है ना। दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं बट हम दो मिनिमम तो होने चाहिए। दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ओवरऑल फॉर्मूला सेम है, मतलब यहां पर जो सेंट्रल मेटल है वही सेंट्रल मेटल यहां है, यहां जो लिगेंड से जितनी क्वांटिटी में, यहां भी वही लिगेंड से उतनी ही क्वांटिटी में, फिर भी दोनों के स्ट्रक्चर में अगर समवॉट कुछ डिफरेंस आ जाता है तो उन्हें बोला जाएगा कि दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स देखिए। पहला टाइप आता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंजी टॉपिक है बेटा, ना बहुत इसको मतलब ऐसे हवा बना देते हैं जिसको बोलते हैं, बहुत टफ फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, जुगाड़ बताते जाऊंगा, फटाफट सॉल्व होता जाएगा, फिट करते जाइएगा माइंड में, ठीक है। पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। नाम देखो, आयोनाइजेशन, कुछ आयन से रिलेटेड माइंड में आ रहा होगा, ठीक है ना। क्या हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो स्फीयर होते हैं, कोऑर्डिनेशन और आयोनाइजेशन, यस। तो आयोनाइजेशन मतलब आयनाइजेशन स्फीयर, डब्बे के बाहर वाली कुछ बात हो रही होगी यहां पर, ठीक है ना। देखें ध्यान से, पहले समझे। If two compounds have same chemical formula but give different ions in aqueous solution, है ना। कंपाउंड, दो कंपाउंड है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, पानी में जाने पर, पानी में जाकर दोनों में जो आयंस प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो अलग अलग है, तो इस तरह के आइसोमर को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या बोला, दो कंपाउंड सेम, पानी में जाकर दोनों अलग अलग आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल आ रहा है आपके सामने, देखिएगा ध्यान से, CO NH3,5Cl और डब्बे के बाहर कौन है, SO4। सुनना मेरी बात, इस कंपाउंड को देखो, जब आप इसको पानी में डालोगे, ठीक है, तो पानी में डालने पर क्या मिलेगा आपको, ऐसा टूट जाएगा ना ये CO NH3,5Cl, ठीक है, ये +2 और SO4 -2। पानी में जाकर एक ये आयन मिलेगा, कॉम्प्लेक्स आयन, और एक सल्फेट आयन मिलेगा। पता कैसे चला सर, पानी में डाल दिया आपने, मेरे को क्या पता सल्फेट मिला या नहीं मिला। हर आयन के अलग अलग टेस्ट, सल्फेट आयन का टेस्ट क्या, इसमें से पास करेंगे बेरियम क्लोराइड BaCl2, क्या पास करेंगे, BaCl2। तो ये BaCl2 में जब जाएगा तो बेटा सल्फेट Ba से कंबाइन हो जाएगा और बना लेगा BaSO4, और BaSO4 का क्या मिलता है, व्हाइट पीपीटी, है ना। किसी कॉम्प्लेक्स का एक्वा सॉल्यूशन बनाया, उस एक्वा सॉल्यूशन में से अगर BaCl2 पास कराने पर व्हाइट पीपीटी मिल रहा है, मतलब वहां सल्फेट आयन प्रेजेंट है, ये इसका डिटेक्शन होता है, ठीक है। ये एक टेस्ट भी समझ लिया अपन। तो एक बात बताओ, इसने पानी में जाकर कौन सा आयन दिया, सल्फेट आयन, है ना। हम तो उस आयन की बात कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स आयन है। अब एक बात बताओ, क्या इस डब्बे में कोई एनायन है या नहीं है, है या नहीं है। क्या डब्बे के बाहर कोई एनायन है या नहीं है, NH3 तो न्यूट्रल है। डब्बे के अंदर एनायन, डब्बे के बाहर एनायन, क्या बोला, डब्बे के अंदर एनायन, डब्बे के बाहर एनायन। क्या दोनों एनायन सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर अगर अलग अलग आयन प्रेजेंट है
तो वो कॉम्प्लेक्स पक्का है क्या दिखाएगा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जुगाड़ है ये, लिख लेना। क्या बोला? डब्बे के अंदर डब्बे के बाहर अलग अलग एनायन हो, पक्का है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा। क्या ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा? यस, क्योंकि डब्बे के अंदर डब्बे के बाहर आयंस है और दोनों अलग अलग आयंस है। क्या करना है? आइसोमेरिज्म कैसे दिखा? बाहर वाले को अंदर ले आओ, अंदर वाले को बाहर ले आओ। पर किंतु परंतु ध्यान रखना, कोई भी आइसोमेरिज्म हो, आइसोमेरिज्म कराते वक्त मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज मत करना। क्या चेंज नहीं करना? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है ना। यहां पर आप देखो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सल्फेट लाऊंगा, क्लोराइड बाहर ले जाऊंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंटेन करके चलेंगे बेटा ना। अभी खैर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात आएगी, इसीलिए पहले बता दे रहा हूं। ये SO4 अंदर आ गया, Cl बाहर चला गया। अब देखो दोनों का पूरा फॉर्मूला सेम है। एक कोबाल्ट 5 अमोनिया 5 अमोनिया, एक क्लोराइड 1 क्लोराइड, एक सल्फेट सब कुछ सेम है। ओवरऑल केमिकल फॉर्मूला सेम है। बट पानी में जाकर ये कौन सा आयन देगा? सल्फेट आयन। पानी में जाकर ये कौन सा आयन देगा? क्लोराइड आयन, है ना। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला सेम हो लेकिन पानी में जाकर दोनों अलग अलग आयन प्रोड्यूस करते हो, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? Cl-, का टेस्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वनर थ्योरी AgNO3 पास करेंगे, AgCl का व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है ना बेटा? आगे बात समझ में देख लीजिए। जुगाड़ क्या? डब्बे के अंदर डब्बे के बाहर अलग अलग आयन प्रेजेंट हो, क्या दिखा देगा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। पहले बात तो ये कि क्वेश्चन ऐसा आएगा, कैन दिस कॉम्प्लेक्स शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म? यस, पहचान लिया, तुरंत ही पहचान लिया, डब्बे के अंदर बाहर से। अब दूसरा क्वेश्चन, हालांकि पूछा नहीं जाता, फिर भी टाइप समझ लें। दूसरा क्वेश्चन, ये कितने आयोनाइजेशन आइसोमर्स बनाएगा? क्वांटिटी पूछ ली। अब क्वांटिटी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप बना के देखेंगे। इसमें और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि मैं आयंस को ही चेंज कर सकता था और अमोनिया आयन नहीं है तो वो चेंज नहीं होगा। तो बेटा दो ही इसके आयोनाइजेशन आइसोमर्स बनेंगे, 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी पे एक और एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, सेम। पहले पहचानने की कोशिश करें, क्या ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखा सकता या नहीं दिखा सकता? कैसे पहचानना? क्या डब्बे के अंदर एनायन है? यस। क्या डब्बे के बाहर एनायन है? यस। ये Cl2 लिखने का मतलब है Cl- के 2 आयन है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। और Br2 लिखने का मतलब है Br- के 2 आयन से। ठीक है ना, आगे बात समझ में? ठीक। डब्बे के अंदर डब्बे के बाहर आयन से, एनायन से। यस, जनरली एनायन से आएंगे, कैटायन नहीं देता, एनायन से देता है। तो डब्बे के अंदर एनायन, डब्बे के बाहर एनायन, दोनों एनायन सेम या अलग अलग? अलग अलग। इसका मतलब है वो आपस में क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। इसका मतलब ये क्या दिखाएगा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ये तो पहचान लिया जुगाड़ से। कितने आइसोमर बनेंगे? आइसोमेरिज्म दिखाते वक्त मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करना। देखिए पहली बात, ये जब पानी में जाएगा क्या देगा? 2 ब्रोमाइड आयन देगा, Br2। अब क्या करना है? PTNH3 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि बेटा न्यूट्रल को तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। एनायन को चेंज करना है। दोनों Br अंदर कर दूं, दोनों Cl बाहर कर दूं। मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर ऊपर भी 6 है, यहां भी 6 है, ठीक है ना। यहां से जब ये पानी में जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? 2 Br। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? 2 Cl। दोनों अलग अलग आयन दे रहे हैं, फॉर्मूला ओवरऑल सेम है, 1 PT, 4 अमोनिया, 2 क्लोरीन, 2 ब्रोमीन। ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? है एक और पॉसिबिलिटी है। PTNH3 1 Cl 1 Br अंदर, 1 Cl 1 Br बाहर। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ओवरऑल फॉर्मूला सेम, बराबर प्लेटिनम, बराबर अमोनिया, बराबर क्लोरो, बराबर ब्रोमो। ठीक है। 2 ब्रोमाइड 2 क्लोराइड, ये पानी में जाकर 1 क्लोराइड 1 ब्रोमाइड देगा। तो मतलब पानी में जाकर सब केसेस में कुछ ना कुछ डिफरेंस है आयंस के प्रोड्यूस होने में, और इसीलिए इसके कितने आयोनाइजेशन आइसोमर बनेंगे? 3 आयोनाइजेशन आइसोमर बनेंगे। ये पानी में जाकर इसका टेस्ट कैसे करेंगे? है ना, ब्रोमाइड या किसी भी हैलाइड को टेस्ट करना होता है ना, किसी भी हैलाइड को, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, AgNO3 से रिएक्शन। किससे? AgNO3 से रिएक्शन। AgNO3 से रिएक्शन कराया AgBr, AgNO3 से रिएक्शन कराया AgCl, है ना। तो AgBr का पेल येलो पीपीटी कलर में पड़ा था, है ना, लाइट येलो, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्लस लाइट येलो पीपीटी। आगे बात समझ में? तो ये बन जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? डब्बे के अंदर बाहर अलग अलग एनायन है, वो आयंस आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ओवरऑल केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है, बट आयंस एक्वस फॉर्म में दूसरे प्रोड्यूस होंगे, इसीलिए उसे आयोनाइजेशन आइसोमर बोला जाएगा। जुगाड़ आपको बता दिया। कितने बनेंगे इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 3 आयोनाइजेशन आइसोमर्स, है ना। अब आते हैं सेकेंड टाइप पर।
अभी हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स देख रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला आया आयोनाइजेशन, दूसरा आ रहा लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म नाम से समझ पड़ रहा, लिंकेज, लिंकेज मतलब बॉन्ड है ना, लिंक, बॉन्ड। याद करें, क्या हमने सिलेबस में लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन के टाइम पर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स पढ़े थे? यस, एम्बीडेंटेड है ना। एम्बीडेंटेड मतलब क्या? ऐसा लिगेंड जो इधर से भी डोनेट दे सकता है, इधर से भी डोनेट कर सकता है, मतलब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम हो, बट एट अ टाइम कोई एक ही डोनेट करता। साइनाइड हो, CN-, OCN-, SCN-, NO2-, याद आ रहे हैं? ठीक है ना, वो सब। दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में, पहचानने का तरीका समझना, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो पक्का है क्या दिखा सकता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या दिखा सकता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखिएगा ध्यान से, कौन कौन है एम्बीडेंटेड, जनरली जो यूज आते हैं, ठीक है ना, CN-, OCN-, SCN-, और इसके अलावा NO2-। जनरली अगर किसी डब्बे के अंदर आपको ये लिगेंड दिख जाए तो वो क्या दिखाएगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा। देखिएगा, एग्जांपल आपके सामने आ गया, ठीक। इसमें देखो ध्यान से, क्या डब्बे के अंदर इन चारों में से कोई दिख रहा है? दिख रहा है? दिख गया है ना। अगर डब्बे के अंदर इन चारों में से कोई है, इसका मतलब है वो क्या दिखा सकता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। कैसे दिखाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म? बस अभी कौन डोनर है? प्लेटिनम की तरफ O है या N है? N है, तो नाइट्रोजन डोनर है। अब सेकंड में अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ONO, तो है तो फॉर्मूला तो ओवरऑल सेम है, एक एक प्लेटिनम, 3 अमोनिया, एक एक NO2 और एक Cl, बट दोनों में लिंकेज चेंज हो गया। यहां डोनर एटम नाइट्रोजन था, यहां डोनर एटम ऑक्सीजन हो गया। सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, 2 आइसोमेरिज्म पढ़े, सुनना मेरे बात ध्यान से, रिवाइज करते चले। पहला आयोनाइजेशन, दूसरा लिंकेज। आयोनाइजेशन नाम से समझ में आना चाहिए, आयंस। डब्बे के अंदर, डब्बे के बाहर अलग अलग एनायन है, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा लिंकेज, लिंकेज मतलब बॉन्ड। कैसा? एम्बीडेंटेड। अगर डब्बे के अंदर एम्बीडेंटेड लिगेंड है, क्या दिखाएगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब सुनो अगला क्वेश्चन, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा, पर क्या ये लिंकेज आइसोमेरिज्म के साथ साथ इससे पहले जो पढ़ा आयोनाइजेशन, क्या वो आइसोमेरिज्म भी दिखा सकता है? चेक करो कैसे पहचानते आयोनाइजेशन को, कैसे पहचानते? ये तो न्यूट्रल है, क्या ये एनायन है? यस। क्या ये एनायन है? यस। डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर अलग अलग एनायन हो, आपस में चेंज कर दो, क्या दिखा सकता? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। हम अभी लिंकेज पढ़ रहे हैं इसलिए हमने लिंकेज के रिस्पेक्ट में पढ़ा, बट दिस कॉम्प्लेक्स कैन शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एज वेल एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। आ रही बात समझ में बेटा? ठीक है ना। चलिए आगे, ये तो वही बता दिया आपको, एम्बीडेंटेड वगैरह कंडीशन है, देख लीजिएगा। चलिए थर्ड टाइप का आइसोमेरिज्म, है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में तीसरा टाइप कौन सा? हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। कौन कौन सा? हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, है ना। नाम पे सुनना थोड़ा सा। जब हमने केमिकल बॉन्डिंग में सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट पढ़ा था तो लैटिस एनर्जी पढ़ा था, फिर हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा था। तो हाइड्रेशन एनर्जी के टाइम पे एक और बात बताई थी, सॉल्वेशन एनर्जी, है ना। तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, जब कोई भी सॉल्वेंट हो तो उसके लिए क्या बोल देंगे? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। लेकिन जनरली हमारा जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर। तो वाटर के लिए क्या यूज करेंगे? हाइड्रेट। तो हमें जनरली जो समझना है वो हाइड्रेट के रिस्पेक्ट में समझना, वाटर के रिस्पेक्ट में समझना है। वाटर के अलावा कोई और आ जाए तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। बट हाइड्रेट के लिए मैं बता रहा हूं, नाम से समझ पड़ गया हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब पानी। क्या चाहिए? पानी, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से, पहले पढ़ ले। आइसोमेरिज्म इन विच नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और पोलर, पोलर किसके लिए लिखा? सॉल्वेट के लिए लिख दिया, है ना, कोई और मॉलिक्यूल। आइसोमेरिज्म इन विच नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफर इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सुनना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के लिए 2 बातें होनी चाहिए। जैसे आयोनाइजेशन में जुगाड़ क्या बताया? डब्बे के अंदर, डब्बे के बाहर अलग अलग एनायन, आयोनाइजेशन दिखाएगा। लिंकेज का जुगाड़ क्या बताया? डब्बे के अंदर एम्बीडेंटेड लिगेंड है, क्या दिखाएगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के लिए सुनना 2 बातें। क्या? पहली बात, डब्बे के अंदर पानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पानी। इधर देखो कॉम्प्लेक्स को, क्या डब्बे के अंदर पानी है? इसका मतलब है क्या दिखा सकता है? हाइड्रेट दिखा सकता है, जरूरी नहीं हमेशा दिखा, ठीक है। पहली बात, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के लिए डब्बे के अंदर क्या होना चाहिए? पानी। है या नहीं है? दूसरी बात, आपको डब्बे के पानी की जो क्वांटिटी है, डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर जो पानी की क्वांटिटी है उसको चेंज करना है। मतलब पानी बाहर जाएगा और बाहर जो है वो अंदर आएगा। क्यों?
क्योंकि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करना है। यहां प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अगर एक वाटर गया, वाटर मोनोडेंटेट होता है, तो बाहर जो है वो भी एक अंदर आ जाएगा, क्योंकि Cl भी मोनोडेंटेट है ना, वो डिपेंड करेगा मोनो या बाय, उस हिसाब से आप अंदर बाहर कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर वाटर की क्वांटिटी इनसाइड एंड आउटसाइड चेंज करनी है आपको, ठीक है, रिस्पेक्टिवली विथ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहली जुगाड़ सुनना ध्यान से। पहला, डब्बे के अंदर क्या होने चाहिए? पानी। दूसरी बात, पानी को चेंज करना है, पर कब तक चेंज करना है? ऐसा नहीं कि सारा पानी बाहर भेज दोगे, नहीं। सुनना मेरी बात। पहला जुगाड़, डब्बे के अंदर पानी होने चाहिए। दूसरा, पानी तब तक बाहर जाएगा, क्या बोला मैंने? पानी तब तक बाहर जाएगा जब तक डब्बे पर चार्ज होगा। पानी तब तक बाहर जाएगा जब तक डब्बे पर चार्ज होगा। किस पे चार्ज होगा? डब्बे पर, ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स पर, है ना, मेटल पे नहीं। सुने, क्या यहां पर डब्बे में पानी है या नहीं है बेटा? है। अब सुनना, प्लेटिनम का चार्ज निकाल लो यहां पहले, मेटल का +4 है, तो अभी डब्बे पे कितना चार्ज आ रहा है? +4। इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे ही, ये तो एक्चुअल में ऐसे ही ना, मैं तोड़ के लिखा रहा हूं आपको, है ना, ध्यान से देखिएगा। Pe, Pt, H2O6, इस पे +4 है, और बाहर कौन है? Cl4, तो वो इसके प्लस चार्ज को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब देखो, वाटर की क्वांटिटी चेंज करनी है, पानी बाहर भेजो, Cl अंदर भेजो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही रखना है, तो 5 और 1। अभी बताओ, प्लेटिनम पे +4 था, तो अभी इस डब्बे पे कितना होगा? +3 होगा ना, डब्बे पे चार्ज है +3, और बाहर कितने Cl बचे? 3। एक वाटर जो गया वो बाहर जुड़ गया, बाहर जुड़ गया। ये आयन, ये डाइपोल, आयन डाइपोल अट्रैक्शन से इस कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा हुआ ये पानी, ठीक है। अब देखो, क्या अभी भी डब्बे पर चार्ज है? यस, तो अभी और वाटर बाहर भेजते जाओ। Pt, H2O4, एक और Cl अंदर आ जाएगा, Cl2, अभी डब्बे पे +2 है, बाहर Cl2 है, एक और वाटर बाहर गया, .2H2O, जुड़ा रहेगा आयन डाइपोल अट्रैक्शन से, ठीक है। अभी भी भेजते जाओ, जब तक डब्बे पर चार्ज है, भेजते जाओ, भेजते जाओ, भेजते जाओ। H2O3, Cl3, एक Cl बाहर, .3H2O आ गया, इस पे +1 है। क्या अभी भी डब्बे पे चार्ज है? यस, तो डब्बे पे चार्ज है और वाटर है, तो ये आयन डाइपोल से, आयन 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 है ना, और ये डाइपोल, तो आयन डाइपोल से जुड़ा है। अब सुनना, अगर मैं एक और Cl अंदर लाके एक और वाटर बाहर भेजू, यहां बना रहा हूं, देखना, Pt, H2O2, Cl4, तो बेटा ये तो 0 हो जाएगा ना, चार्ज नहीं बचा, क्योंकि बाहर कोई Cl नहीं बचा, और डॉट में क्या मिलेगा? 4H2O। ये आयन है या नहीं है? नहीं है। ये आयन है या नहीं है? ये कंसिडर नहीं होगा। ध्यान सुनना, वाटर तभी तक बाहर जुड़ा होगा जब तक डब्बे पर चार्ज होगा। दो न्यूट्रल चीजें आ गई, है ना, तो न्यूट्रल वाला कंपाउंड अपने आप में अलग कंसिडर करेंगे, वो न्यूट्रल वाला कंपाउंड अपने आप में अलग कंसिडर करेंगे। जब तक ये आयन था तो ये इसके इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब दोनों अलग अलग है। अब जब ये अलग हो गया तो बेटा सुनना, ये अपने आप में एक कंपाउंड बन गया और ये अपने आप में एक कंपाउंड बन गया। क्या इसका, सिर्फ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला इस पूरे से मैच होगा क्या? नहीं। तो आइसोमेरिज्म का पहली शर्त तो यही है ना, फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बेटा इस पूरे का आयन डाइपोल की वजह से फॉर्मूला सेम है, बट ये दोनों आयन डाइपोल नहीं है, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनसे मैच नहीं होगा, केमिकल फॉर्मूला मैच नहीं होगा, इसीलिए इसको आइसोमर नहीं मानेंगे। सीधी सी बात, ध्यान रखना, न्यूट्रल होने पर आइसोमेरिज्म काउंट नहीं होगा। क्या बोला मैंने? न्यूट्रल होने पर आइसोमेरिज्म काउंट नहीं होगा। ये काम आएगा आगे भी, है ना, न्यूट्रल होने पर आइसोमेरिज्म काउंट नहीं होगा। इसका मतलब ये चारों आपस में क्या काउंट हो जाएंगे? हाइड्रेट आइसोमर। मतलब यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रेट आइसोमर विल बी 4। नंबर ऑफ हाइड्रेट आइसोमर विल बी 4। तो जुगाड़ बता दिया आपको। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहले क्या देखना है? डब्बे में पानी होना चाहिए, और पानी कब तक बाहर जुड़ेगा? जब तक डब्बे पर चार्ज होगा तब तक पानी बाहर होगा। जब डब्बे पे चार्ज नहीं होगा पानी बाहर नहीं माना जाएगा। तो ये हाइड्रेट आइसोमर हो गया, ठीक है। अब इसमें एक बात देखो, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है H2O6Cl4, क्या ये लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? नहीं, क्योंकि लिंकेज के लिए एम्बिडेंटेड होना चाहिए, है ना। और क्या ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? तो नहीं, क्योंकि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर अलग अलग एनायन होने चाहिए। यहां अगर आप इसको देखोगे भी तो डब्बे के अंदर और बाहर अलग अलग एनायंस नहीं है। इसका मतलब है ये केवल क्या दिखा रहा है यहां पर? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म।